हेलो दोस्तों। तो अभी हम समझ लेते हैं क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। अ, चलिए सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख दिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहलाता है। शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं रसायन। रसायन विज्ञान का पिता जनक किसे कहते हैं? तो लेवासियर को कहते हैं, या लेवोजियर भी बोल सकते हैं, या लेवासियर भी कह सकते हैं, जो हम लिख दिए, या लेवोजियर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं पदार्थ यानी कि मैटर, या इसी को इंग्लिश में सबस्टांस भी बोलते हैं ना। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अब अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हवा, जल, बालू, ईटीसी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं चीनी एक द्रव्य है। NaCl, चूना, चूना पत्थर, ये सब क्या है? द्रव्य है। इसका जस्ट विपरीत समझ लेते हैं, दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण है ना। तो ये समझ लेना है कि द्रव्य उसे कहते हैं जो एक ही पदार्थ से बोल सकते हैं कण से मिलकर बना होता है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। क्या है पदार्थ की भौतिक प्रकृति? तो पदार्थ कणों से बना होता है। किससे? कणों से। और पदार्थ के कण अत्यंत क्या होता है? सूक्ष्म होता है। पदार्थ के कण हमेशा मतलब हमेशा गति करता रहता है, गतिशील रहता है। नोट में लिख दिया है पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाता है, जिस कारण उसका कणों का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये अलग से याद रखना है, इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद चौथा इसका गुण समझ लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। जैसे सबसे आकर्षित जैसे ठोस में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतराण्विक अणु बल कहते हैं। तो पूछेगा अंतराण्विक अणु बल किसे कहते हैं? तो पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता रहता है जिसे अंतराण्विक अणु बल कहते हैं। तो इसको याद रखने का 5 नंबर है। मतलब पांचवा इसका गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। सबसे अधिक ऐसे गैस में पाया जाता है, वो तो अलग से हम बतलाएंगे ही, इसको ध्यान में रखना है। पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस। चलिए ठोस समझते हैं किसे कहते हैं। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सब हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं घनत्व बोले तो डेंसिटी क्या है। तो किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इसी को केजी मीटर पर क्यू कहते हैं, या इसी को हम केजी को ग्राम मीटर और मीटर को सेंटीमीटर क्यू में बदल देंगे। तो ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यू बोल सकते हैं, ये चीज होता है। अब देखिए सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो AU बोले तो सोना। क्या बोलने का है? सोना इसका होता है। देखिए एल्युमिनियम का घनत्व 2.8 होता है, और सॉइल बोले तो मिट्टी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आता है। लोहा का 7.8, PB बोले तो शीशा का 11 होता है। तो याद रखना है लोहा से ज़्यादा किसका होता है? शीशा का। ठीक है ना। अब पारा का कितना होता है? 13। पारा का कितना होता है? 13। AU का कितना होता है? 19। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है 1 ग्राम पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर डेसीमीटर, मतलब 1 ग्राम सिंपल याद रखना कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी ये एक होता है पानी का, है ना। अगर इसी को अगर केजी पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 997 होता है। इसे समझ में आ गया। अब मेरा शरीर का कितना होता है? ये हो जाएगा शरीर बोले तो बॉडी का, BODY बॉडी मतलब शरीर कितना होता है? 1.01 ग्राम होता है, या इसको हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं। ये घनत्व से रिलेटेड।
इसके बाद आप समझ लेते हैं मतलब ठोस द्रव गैस में क्या विशेषता अंतर है। और इसका देखिए तो इधर विशेषता लिख दिए, इधर डिफरेंस है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। मतलब एक दूसरे के कण जो है आकर्षण करता है, सबसे अधिक किस में होता है, तो ये होता है, याद रखना है, ठोस में। सबसे कम किस में होगा, गैस में। और द्रव में क्या होता है, ठोस से थोड़ा सा कम होता है ना, मतलब सबसे अधिक आकर्षण इसमें होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, तो बीच वाला रिकॉर्ड इसी प्रकार करने का है। इसके बाद है अंतराण्विक स्थान, तो बहुत कम होता है किस में, ठोस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। इस द्रव में क्या होता है, स्थान ठोस से थोड़ा ज़्यादा मतलब स्थान, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ठोस में बहुत कम, जैसे दो कण है तो बहुत सटा सटा है, यहाँ पर थोड़ा सा हट कर रहेगा, जैसे बीच में ज़्यादा गैप है, यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ गैप रहेगा। ठीक है ना, तो ये बोल, इसमें बहुत कम स्थान होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्थान होता है, और इसमें अब सबसे ज़्यादा स्थान होता है। इसके बाद आकृति, इसका निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। आयतन में रखना, ये निश्चित, ये भी निश्चित, ये अनिश्चित होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो इसका ठोस का द्रव्यनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, जबकि द्रव का ठोस से कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। घनत्व अब समझ लेते हैं। घनत्व क्या होता है, इसका बहुत अधिक होता है, किसका, ठोस का, और जबकि द्रव का ठोस से कम होता है, सबसे कम किसका होता है, गैस का। संपीड़न यानी कि ये असंपीड़ित होता है, इसको हम ठोस को दबा नहीं सकते, है ना। और ये भी द्रव भी लगभग में असंपीड़ित होता है, और गैस संपीड़ित होता है। ठीक है, बहाव क्या है, तो ठोस में बहाव नहीं होता है, जैसे ठोस को कहीं पर रख देंगे तो बहेगा नहीं। इसमें होता है द्रव, जैसे कोई लिक्विड को अगर नीचे गिरा देते हैं तो धीरे धीरे आगे चल जाएगा, है ना। इसमें बहाव होता है और गैस में भी होता है। इसके बाद है विसरण, क्या है विसरण, तो विसरण का कण अति विसरण का गुण इसमें नहीं पाया जाता, किस में, ठोस में। तो विसरण क्या है, तो विसरण जब एक कण दूसरे कण में मिल जाता है तो उसी को हम बोल सकते हैं मिश्रण बोल सकते हैं। ठीक है ना, विसरण बोल सकते हैं। तो इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है द्रव में और गैस में भी पाया जाता है। कण का गति, इस कण का गति का स्थिति, तो इसमें कण की गति नहीं के बराबर, मतलब इसमें स्थित रहता है, गति नहीं के बराबर करता है बोल सकते हैं, ऐसे लिख दिए हुए हैं। इसमें कण की स्थिति स्थिति स्थित रहता है ना, मतलब एक जगह फिक्स रहता है लगभग में। इसमें गतिशील रहता है, और गैस में तो अधिक गतिशील ही रहता है कण का स्थिति। कण मतलब ज़्यादा गति करता रहता है। कठोरता, सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है, तो ठोस होता है, उससे द्रव थोड़ा सा कम होता है, गैस सबसे कम होता है। प्रसार या संकुचन, ये बहुत कम होता है, यानी गर्म करने पर फैलाव, है ना, इसमें बहुत कम होता है, ठोस में अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। ये समझ आ गया। जल पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है, कौन सा, तीनों अवस्था में, तो इसको याद रखना है। इसके बाद समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ना। तो क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में, कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, या गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसे हम डिफिनेशन में अच्छा से लिख चुके हैं, समझ सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणित हुए, माने बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था, वाष्प बोले तो गैस, वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणित हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और उत्पादन कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमोनिया क्लोराइड, या इसी को क्या बोलते हैं, नौसाधर, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, सूक्ष्म बर्फ, ये सब हो जाएगा। तो इसे शॉर्टकट समझा दिए कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ठोस का गैस में डायरेक्ट बदल देना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल कर द्रव बन जाता है द्रव्यनांक कहलाता है, बोले तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है ना। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे बर्फ है, इसको अगर हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं क्वथनांक क्या है, बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। और यह प्रक्रिया जो क्या कहलाता है, क्वथन या उबलना कहलाता है। इसके बाद समझ लेते हैं वाष्पन, यानी कि इवोपराइजेशन, द्रव का गैस में परिणित होना ही यानी बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इसके बाद यहाँ आप समझ लेते हैं द्रव का जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, या हिमांक इसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये समझ लेते हैं। द्रव पदार्थ का ठोस पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, द्रव का जमना कहलाता है। एग्जाम्पल, पानी से बर्फ बनना, पानी को फ्रिज में रखते फिर जमा देते हैं, तो इस प्रकार समझ सकते हैं। संघनन यानी कंडेंसेशन, जलवाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, जलवाष्प
का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये याद रखना है। जैसे कि सिलेंडर जो होता है ना, इसी का एग्जाम्पल है संघनन का, उसमें गैस भरा रहता है द्रव के रूप में। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं वाष्प को प्रभावित करने वाला कारक। तो वाष्पन यानी वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है। तो पहला द्रव की प्रकृति, जैसे ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का क्या होता है 100। पहले कौन उड़ेगा, ईथर। तो द्रव की प्रकृति भी डिपेंड करता है। यहाँ पर लिख दिए द्रव का क्वथनांक जितना कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। तो यहाँ पे ईथर का क्वथनांक कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर समझ लेते हैं द्रव का ताप। द्रव का ताप जितनी ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा, ठीक है। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा, है ना, उतना ही वो तीव्र गति से क्या करेगा, वाष्पन क्या करेगा, वाष्पन। यहाँ पर तीसरा कंडीशन लिख दिया है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे 1 केजी अगर पानी हम इतना दूर में गिराते हैं, क्षेत्रफल कम है, यहाँ क्षेत्रफल क्या हो गया ज़्यादा, तो ये वाला जल्दी से वाष्पन होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक रहता है तो वाष्पन क्या होगा, जल्दी से। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं वायु का वेग। अगर वायु का वेग अगर अधिक है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वाष्पन भी क्या होगा, यहाँ पर तेजी से क्या होगा, तेजी से, है ना। यहाँ पे ये रखना है। इसके बाद आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या है, और ये समझ लेते हैं। तो वायु में उपस्थिति जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वायु में सामान्य मात्रा से कम जलवाष्प उपस्थिति रहता है तो वायु शुष्क वायु कहलाता है। तब बोल सकते हैं आर्द्रता में वाष्पन क्या होता है, कम होता है ना, और जबकि सूक्ष्म में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद भीगा हुआ कपड़ा सूक्ष्म वायु में जल्दी सूख जाता है, जबकि आर्द्रता में विलम्ब से सूखता है या अधिक समय लेता है सूखने का। इसके बाद यहाँ पे ये समझा दिया डायग्राम बना के। अगर ठोस से गैस में या गैस से ठोस में बदलते हैं तो उत्पादन कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलना, ठोस तीर, यहाँ पर तीर को समझने का है, तो द्रवनांक कहलाता है ना, यानी मेल्टिंग पॉइंट। जबकि द्रव से अगर ठोस में बदलेंगे तो हिमांक कहलाता है ना, यानी जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, जबकि गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे तीर देख के यहाँ पर समझा चुके हैं। वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है देख लेते हैं। वाष्पन यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी ताप पर होती है। क्वथनांक यह एक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पन यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, जबकि क्वथनांक संपूर्ण सतह में होता है। वाष्पन में एक ठंडक उत्पन्न होता है, जबकि इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता, चाहे इसमें कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। द्रव का गुप्त ऊष्मा क्या है, तो 1 केजी ठोस का, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इस पर गैस का गुप्त ऊष्मा कहेगा तो 1 केजी द्रव को, ठोस के जगह क्या हो जाएगा, द्रव को गैस के रूप में बदलना है, क्या कहलाएगा, गैस का गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख चुके हैं, द्रव का गुप्त ऊष्मा क्या है, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्रव का गुप्त ऊष्मा। इसके बाद समझ लेते हैं दाब। बोले तो प्रेशर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर फॉर्मूला था बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर बल को ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, इसी को बोल सकते हैं अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल, क्या होता है, पास्कल। अब समझ लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या कितना होता है, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, चाहे बैरोमीटर से मापा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, इनराइट बैरोमीटर और फोर्टीन बैरोमीटर। इनराइट बैरोमीटर ऊंचाई को मापता है, जबकि 14 मीटर दाब को मापता है। दाब मतलब तो मौसम से को भी ये मापता है। अगर बैरोमीटर अचानक से गिरता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचानक से अगर गिरता है तो यहाँ पर मौसम और यानी अधिक वर्षा होगा, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश होगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो मौसम साफ हो जाता है। अगर अचानक से गिरता है तो क्या होगा, आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम क्या होता है, साफ। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, जिस कारण पहाड़ पर खाना बनाने में भी अधिक समय लगता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 70 के आसपास आ जाता है, यानी पानी का क्वथनांक कम जाता है। इसके बाद द्रव किसका किसका पढ़ना, और यहाँ पर हम बोलेंगे क्वथनांक में अगर पानी में कुछ अन्य पदार्थ मिला देते हैं जिस कारण उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है पानी का। जैसे 100 डिग्री पर सेल्सियस पर उबलता है, अगर इसमें नमक उमक मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस के लगभग में हो जाएगा। तो उसको भी रिलेट कर लेने का है। अब दाब यहाँ समझ लेते हैं, ठोस का दाब होता है, वायुमंडल का दाब होता है, द्रव का, बुलबुला का, गुब्बारा का, पाइप का, इस बहुत प्रकार का दाब होता है। लेकिन इसमें हम किसका दाब पढ़े हैं, वायुमंडलीय दाब पढ़े हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।